हेलो फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, गवर्नर जनरल एक ऐसा टॉपिक है आपके बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 के लिए। टीआरई 1 में भी इससे प्रश्न पूछे गए हैं, टीआरई 2 में भी इससे प्रश्न पूछे गए हैं और टीआरई 3 में भी इससे प्रश्न लगातार पूछे जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं जो है कि गवर्नर जनरल के सभी टॉपिक को जो है कि इस वीडियो में कंप्लीट करूँगा। सबसे पहले आपको जो है कि एक प्रश्न दिखा देता हूँ जो कि आपके टीआरई 3.0 री एग्ज़ाम पीआईटी में ये प्रश्न पूछा गया था। देखिए, प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय जो है कि भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन थे। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो इसी तरह हम लोग इस टॉपिक को भी कंप्लीट करेंगे। जैसे देखिए, यहाँ पे लॉर्ड इरविन का कार्यकाल शुरू होता है और सभी गवर्नर जनरल के कार्यकाल में जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं उन सभी को हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो इस वीडियो से लगभग आपके 2 या 3 नंबर कन्फर्म हो जाते हैं। और यहाँ पर देखिएगा, ये देखिए लॉर्ड इरविन का कार्यकाल है 1926 से 1931 तक। यहाँ पे देखिए पहला घटना इनके कार्यकाल में क्या हुआ था। 12 नवंबर 1930 ईस्वी में लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था जिसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में ये जो है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था। तो यहाँ से फ्रेंड्स आपको जो है कि उनके कार्यकाल में, गवर्नर जनरल के कार्यकाल में कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं होती वो भी पता चलेगा और अन्य जो है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से टॉपिक भी इससे आपके कवर हो जाएंगे। तो ये आपने देखा। अब देखिए फ्रेंड्स, अब हम लोग लगातार जो है कि शुरू करते हैं पहले गवर्नर जनरल से। और यहाँ से देखिए गवर्नर जनरल की टॉपिक आपकी स्टार्ट हो जाती है। और यहाँ से देखिए पहला गवर्नर जनरल हमारे क्या हैं, रॉबर्ट क्लाइव हैं। रॉबर्ट क्लाइव से हम लोग स्टार्ट करेंगे। और यहाँ से फ्रेंड्स देखिएगा ध्यान से आप लोग, देखिए रॉबर्ट क्लाइव का कार्यकाल कितना है, 1757 से 60 और पुनः स्टार्ट होता है 1765 से 1767 ईस्वी तक। देखिए महत्वपूर्ण घटनाएं हम लोग लगातार देखते जाएंगे। आप जो है कि आराम से वीडियो को करी जो है कि स्टार्ट कीजिएगा और एयरफोन लगा के बढ़िया तरीके से सुनिएगा। इसका पीडीएफ जो है कि टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा आप लोगों को और जो है कि आपको वहाँ से रिवीजन करने में पीडीएफ से अच्छा होगा, ठीक है। और यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिए। उसमें आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पेपर मिल जाएंगे टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 के फाइनल आंसर की के साथ में। तो वहाँ से उनको भी आप डाउनलोड कर लीजिएगा। देखिए रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल के समस्त क्षेत्र के लिए 2 उपदीवान नियुक्त किए थे। और बंगाल के लिए वो कौन उपदीवान था, तो यहाँ पर देखिए मोहम्मद रजा खान थे। और बिहार के लिए कौन था, तो राजा सिताब राय। तो ये भी प्रश्न बन सकता है कि रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल के समस्त क्षेत्र के लिए वो कौन से 2 उपदीवान नियुक्त किए थे। या तो बिहार में कौन से उपदीवान नियुक्त किए गए थे, तो राजा सिताब राय, बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खान। और यहाँ पे देखिए इसने बंगाल में द्वैध शासन की व्यवस्था भी लागू की थी। और यहाँ से आगे देखिएगा, भारत में कंपनी के अधीन ये क्या थे, तो प्रथम गवर्नर जनरल कौन से थे, तो वारेन हेस्टिंग थे। इसको आप याद रखिएगा। और यहाँ से देखिए वारेन हेस्टिंग यहाँ से स्टार्ट होते हैं। और यहाँ से देखिएगा वारेन हेस्टिंग का कार्यकाल क्या है, तो 1774 से 1785। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग है। इनको भी आप जो है कि नोट डाउन कर लीजिएगा। और यहाँ से देखिए इसने राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से हटाकर कलकत्ता लाया था। तो ये भी प्रश्न बन सकता है कि राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से हटाकर कलकत्ता किस गवर्नर जनरल के द्वारा लाया गया था, तो ये है वारेन हेस्टिंग। यहाँ पर देखिएगा फ्रेंड्स, आगे हम लोग देखेंगे 1772 में इसने प्रत्येक जिले में एक फौजदारी व दीवानी अदालत की स्थापना की थी। और यहाँ से देखिएगा 1781 में कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए प्रथम मदरसा की स्थापना भी किए थे। क्यों, कौन किए थे, तो वारेन हेस्टिंग के कार्यकाल में इनके द्वारा भी किया गया था। अब देखिए फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं। और इसी के समय में यानी कि वारेन हेस्टिंग के समय में ही क्या हुआ था, तो 1782 में जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना की थी। तो बनारस में
संस्कृत विद्यालय की स्थापना जोनाथन डंकन ने इसी के समय में, यानी कि ये प्रश्न बन सकता है कि बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुई थी, तो वो जो है कि वारेन हेस्टिंग थे। यहाँ पर देखिएगा इसी के समय में, यानी कि वारेन हेस्टिंग के समय में 1785 में विलियम विल्किंस ने भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। तो ये भी प्रश्न बन सकता है कि विलियम जो है कि भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था, तो विलियम विल्किंस ने 1785 में। यह किनके कार्यकाल में हुआ था, तो वारेन हेस्टिंग के। और यहाँ से देखिए इसी के समय में 1784 में, यानी कि वारेन हेस्टिंग के समय में ही सर विलियम जोन्स ने द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। ये भी प्रीवियस ईयर का ही प्रश्न है और ये प्रश्न पूछा गया था कि द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की थी, तो सर विलियम जोन्स ने। ये किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ था, तो ये थे हमारे वारेन हेस्टिंग जी। अब देखिए फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ से अब हम लोग का स्टार्ट क्या हो जाता है, यहाँ से स्टार्ट हो जाता है हमारा, और यहाँ से देखिए द एशियाटिक सोसाइटी। अब देखिए 1789 में विलियम जोन्स ने अभिज्ञान शकुंतलम नामक नाटक का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। देखिए वारेन हेस्टिंग के समय में ही 1780 में भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट प्रकाशित हुआ था। और किसने किया था, तो जेम्स अगस्टस हिकी के द्वारा किया गया था। और देखिए बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग था। और वारेन हेस्टिंग के समय में ही 1774 में कलकत्ता में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, जिसके उस उच्च न्यायालय के जो है कि मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो एलिजा एम्पेथे थे। यहाँ पे आप जो है कि देख पा रहे होंगे एलिजा एम्पेथे। ठीक है, अब देखिएगा फ्रेंड्स यहाँ से आगे हम लोग बढ़ेंगे। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ था, तो वारेन हेस्टिंग के कार्यकाल में। और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध यह किनके गवर्नर जनरल के कार्यकाल में, तो वारेन हेस्टिंग के कार्यकाल में ही हुआ था। देखिए यहाँ पे वारेन हेस्टिंग के समय में ही लड़े गए थे कौन, तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जिसमें सलबाई की संधि हुई थी, और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जिसमें मंगलोर की संधि हुई थी। तो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं। और देखिए वीडियो को आप जो है कि एयरफोन लगा के बढ़िया तरीके से सुनिएगा सारी घटनाएं, और पीडीएफ इसका टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। यहाँ से देखिए वारेन हेस्टिंग के समय में ही पिट्स इंडिया एक्ट 1784 पारित हुआ था। तो ये भी प्रश्न बन सकता है कि पिट्स इंडिया एक्ट 1774 किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पारित हुआ था, तो वारेन हेस्टिंग के कार्यकाल में पारित हुआ था। यहाँ से देखिए इसी यानी वारेन हेस्टिंग के कार्यकाल में ही बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना हुई थी। तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना किस गवर्नर जनरल के, तो वारेन हेस्टिंग के कार्यकाल में ही हुई थी। तो यहाँ से वारेन हेस्टिंग के कार्यकाल में जितनी भी महत्वपूर्ण घटनाएं थी यहाँ पे आपने देख लिया। अब देखिए अब आते हैं सर जॉन मैकफर्सन। ये गवर्नर जनरल हैं जिनका कार्यकाल कितना था, तो 1785 से 1786, यानी कि 1 साल का इनका कार्यकाल था। और यहाँ से देखिए इसे अस्थायी गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। तो ये भी प्रश्न बन सकता है कि अस्थायी गवर्नर जनरल किनको नियुक्त किया गया है निम्न में से, तो सर जॉन मैकफर्सन आप याद रखिएगा। और यहाँ से देखिए एक गवर्नर जनरल हैं सर जॉन शोर। सर जॉन शोर ने जो है कि अहस्तक्षेप की नीति अपनाई थी, और इनका जो है कि कार्यकाल कितना था, तो 1793 से 1798 तक। यहाँ पे देखिएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस का जो है कि अब कार्यकाल आ जाता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस का कार्यकाल देखिए 1786 से 1793, और जो है कि 1805 में। यहाँ से देखिए 1793 में इसने अस्थाई बंदोबस्त की पद्धति लागू की थी। तो ये भी प्रश्न बन सकता है कि अस्थाई बंदोबस्त की पद्धति किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में लगाई गई थी या लागू हुई थी, तो ये जो है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस के कार्यकाल में। अस्थाई बंदोबस्त की योजना जॉन शोर ने बनाई थी। तो ये भी प्रश्न बन सकता है कि अस्थाई बंदोबस्त की योजना किसने बनाई थी, तो जॉन शोर के द्वारा। यहाँ पे देखिए कॉर्नवालिस को भारत में नागरिक सेवा का जनक माना जाता है। तो ये भी प्रश्न बन सकता है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ से रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयतवाड़ी व्यवस्था यहाँ पे देखिएगा किसानों के साथ किया गया लगान समझौता था। और 1792 में रैयतवाड़ी व्यवस्था बारामहल जिले में पहली बार
लागू हुआ था और कर्नल रीड के द्वारा ये लागू किया गया था रैयतवाड़ी व्यवस्था। ठीक है, तो यहाँ से कर्नल रीड और 1820 में मद्रास में लागू की गई थी। इसे चलाने के लिए मुनरो को मद्रास का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। 1825 में यह व्यवस्था बम्बई में लागू की गई थी और किसानों को 1/2 भाग देना होता था, तो कर के रूप में। अब देखिएगा महालबाड़ी, तो महालबाड़ी जो है कि यहाँ से देखिएगा महालबाड़ी तो मुखिया या लंबरदार से लगान समझौता था और हाल्ट मैकेंजी के द्वारा शुरू किया गया था। तो ये भी प्रश्न बन सकता है कि महालबाड़ी जो है कि व्यवस्था किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो हाल्ट मैकेंजी के द्वारा। यहाँ से देखिए प्रश्न बना था और बनेगा भी। देखिए जमींदारी, तो जमींदारी से संबंधित अस्थाई बंदोबस्त और अस्थाई बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा और जॉन शोर यह योजना बनाया था। और देखिए रैयतवाड़ी, तो कर्नल रीड तथा मुनरो यह किसान से लगान वसूल करता था रैयतवाड़ी। और महालबाड़ी क्या था, तो मुखिया या लंबरदार से जो है कि कर या लगान जो हाल्ट मैकेंजी के द्वारा ये योजना शुरू किया गया था। तो यहाँ से प्रश्न बिल्कुल फ्रेंड्स बनेगा। और यहाँ से देखिए अब आता है कार्यकाल हमारा लॉर्ड वेलेजली का। लॉर्ड वेलेजली का कार्यकाल आप लोग देख सकते हैं। लॉर्ड वेलेजली जो है कि स्वयं को बंगाल का शेर कहता था। ये प्रश्न बना था आपके पीजीटी में, टीआरई 2 में। यहाँ से देखिए स्वयं को बंगाल का शेर कहता था कौन, तो लॉर्ड वेलेजली। यहाँ पे देखिए इसने सहायक संधि की पद्धति शुरू की थी। तो सहायक संधि की पद्धति किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में शुरू हुई थी, तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है। तो फ्रेंड्स ये थे लॉर्ड वेलेजली। यहाँ से देखिए इंदौर में होलकरों ने सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी। अब देखिए यहाँ से इसी ने यानी लॉर्ड वेलेजली ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी। यानी कि ये प्रश्न बन सकता है कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुई थी, तो ये थे हमारे लॉर्ड वेलेजली। ठीक है, अब देखिएगा सर जॉर्ज वारलो, ये थे हमारे 1805 से 1807 जो है कि तक गवर्नर जनरल रहे थे। और 1806 में वेलोर में सिपाही विद्रोह इसके कार्यकाल की महत्वपूर्ण घटना है। यानी कि प्रश्न बन सकता है कि वेलोर में सिपाही विद्रोह हुआ था तो किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में, तो सर जॉर्ज वारलो। यहाँ से सर जॉर्ज वारलो आप देख सकते हैं। और यहाँ से देखिए लॉर्ड मिंटो प्रथम, तो इनका कार्यकाल था 1807 से 1813। इसी के समय में अमृतसर की संधि हुई थी। तो प्रश्न बन सकता है कि अमृतसर की संधि किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुई थी, तो ये थे लॉर्ड मिंटो प्रथम। चार्टर एक्ट 1813 इसी के कार्यकाल में पास हुआ था। तो ये भी प्रश्न बन सकता है कि चार्टर एक्ट 1813 इसी के कार्यकाल में किसके कार्यकाल में पास हुआ था, तो ये थे हमारे लॉर्ड मिंटो प्रथम। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ से लॉर्ड विलियम बेटिंग 1803 में यह मद्रास का गवर्नर जनरल था। ठीक है, और 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है। और देखिए 1835 में बेटिंग ने कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना की थी। इस प्रकार भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड विलियम बेटिंग थे। ये प्रश्न बन सकता है कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड विलियम बेटिंग थे। अब देखिए आगे राजा राममोहन राय के सहयोग से बेटिंग ने 1829 में सती प्रथा को समाप्त किया था। यानी कि ये भी प्रश्न बन सकता है कि सती प्रथा का अंत जो है कि किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ था, तो लॉर्ड विलियम बेटिंग। अब देखिए फ्रेंड्स आगे हम लोग यहाँ से देख सकते हैं ठगी प्रथा का समापन भी हुआ था इन्हीं के कार्यकाल में। और शिशु बालिका हत्या पर प्रतिबंध लगाया गया था लॉर्ड विलियम बेटिंग के कार्यकाल में ही। अब देखिए लॉर्ड ऑकलैंड का कार्यकाल कितने समय तक था, तो 1835 से 1836 1 साल के लिए था। और इसके कार्यकाल में प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था। यहाँ से देखिए प्रश्न बन सकता है 1839 में इसने कलकत्ता से दिल्ली तक ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत करवाई थी। तो ये भी प्रश्न बन सकता है कि ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ था, तो लॉर्ड ऑकलैंड। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ से आगे प्रश्न बनेगा लॉर्ड एलिनबरो। देखिए लॉर्ड एलिनबरो का कार्यकाल कितना था, तो 42 से 44, यानी कि
2 वर्ष का था, यहाँ से 2 वर्ष का था। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से दास प्रथा का उन्मूलन इसी के समय में हुआ था। तो प्रश्न बन सकता है कि दास प्रथा का उन्मूलन जो है कि किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में, तो लॉर्ड एलिन बरो। अब देखिए, रविवार की छुट्टी की शुरुआत 1843 में हुई थी, और जो कि लॉर्ड एलिन बरो के कार्यकाल में ही हुई थी। तो प्रश्न बन सकता है कि रविवार की छुट्टी किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल से लागू हुई थी, तो वो थे लॉर्ड एलिन बरो। अब देखिए, लॉर्ड हार्डिंग का कार्यकाल देखिए 4 साल तक था, 1844 से 1848। इसके काल की महत्वपूर्ण घटना थी प्रथम आंग्ल सिख युद्ध। तो ये भी प्रश्न बन सकता है कि प्रथम आंग्ल सिख युद्ध किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ था, तो लॉर्ड हार्डिंग। और आंग्ल सिख युद्ध में अंग्रेज जो है कि विजयी हुए थे। यहाँ पे देखिए, लॉर्ड हार्डिंग ने ही नर बलि प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। तो ये भी प्रश्न बन सकता है कि नर बलि प्रथा पर प्रतिबंध किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में लगाया गया था, तो ये थे हमारे लॉर्ड हार्डिंग जी। अब देखिए फ्रेंड्स, आगे हम लोग देखेंगे लॉर्ड एल्गिन का कार्यकाल देखिए 1862 से 1863, 1 साल का था। और इसमें जो है कि बहावी आंदोलन का दमन हुआ था। तो ये भी प्रश्न बन सकता है, और यहाँ से तो प्रश्न आपके जो है कि एग्ज़ाम में बना भी था, और TRE 3.0 में, और इसने बहावी आंदोलन का दमन किया था। तो प्रश्न बन सकता है कि बहावी आंदोलन का दमन किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ था, तो लॉर्ड एल्गिन के कार्यकाल में। और देखिए, बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र क्या था, तो पटना था। यहाँ से प्रश्न जो है कि आपके एग्ज़ाम में बना भी था। और यहाँ से देखिए, चार्ल्स मैटकॉफ, इनका कार्यकाल देखिए, इसने 1 वर्ष के कार्यकाल में प्रेस पर नियंत्रण हटाया था। तो प्रेस पर नियंत्रण किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हटाया गया था, तो वे थे चार्ल्स मैटकॉफ थे। इसी के लिए इसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किस गवर्नर जनरल को कहा जाता है, तो चार्ल्स मैटकॉफ थे। और यहाँ से देखिए, लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल आ जाता है। और लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल 1848 से 1856 तक था। देखिए, शिक्षा संबंधी सुधारों में डलहौजी ने 1854 के वुड डिस्पैच को लागू किया था। तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि जो वुड डिस्पैच था 1854 का, यह किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल से लागू हुआ था, तो वो थे हमारे लॉर्ड डलहौजी। अब देखिए, डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक माना जाता है। भारत में पहली बार 16 अप्रैल 1853 में बम्बई से थाड़े के बीच में 34 किलोमीटर प्रथम रेल चलाई गई थी। तो यहाँ से गवर्नर जनरल से संबंधित और भी घटनाएं आपको मिलेंगी, जो कि यहाँ से लगभग 5 या 6 प्रश्न आपको मिलने वाले हैं TRE 4.0 में। यहाँ से देखिएगा, 1854 में डलहौजी के कार्यकाल में पहली बार डाक टिकट का प्रचलन हुआ था। तो ये प्रश्न बन सकता है कि पहली बार डाक टिकट का प्रचलन किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ था, तो वो थे हमारे लॉर्ड डलहौजी। अब देखिए फ्रेंड्स, लोक सेवा विभाग की स्थापना किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में, तो वो थे हमारे लॉर्ड डलहौजी। और नरबली प्रथा को रोकने का प्रयास कौन किया था, तो डलहौजी किए थे। और यहाँ से देखिए, लॉर्ड हार्डिंग नरबली प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। यानी कि लॉर्ड हार्डिंग जो था, ये नरबली प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया था। और रोकने का प्रयास कौन किए थे, तो डलहौजी थे। और यहाँ से देखिए, कलकत्ता से आगरा पहली बार बिजली से संचालित तार सेवा शुरू किया गया था, तो किनके कार्यकाल में, तो लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में। अब देखिए, लॉर्ड मेयो का कार्यकाल। यहाँ से देखिए, 1872 अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना हुई थी। तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है 1872 कृषि विभाग की स्थापना। तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि 1872 कृषि विभाग की स्थापना किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल से जो है कि शुरू हुआ था, तो ये की स्थापना हुई थी, तो वो थे हमारे लॉर्ड मेयो साहब। अब यहाँ से देखिए, मेयो के कार्यकाल में 1872 में प्रथम जनगणना हुई थी। तो प्रथम जनगणना किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुई थी, तो ये थे हमारे लॉर्ड मेयो साहब 1872 में। और यहाँ से एक और प्रश्न बनता है, जो कि यहाँ से आप कन्फ्यूज हो जाते हैं। 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में नियमित जनगणना हुई थी। तो पहली बार प्रथम जनगणना की बात होगी, तो वहाँ पे लॉर्ड मेयो साहब का जिक्र होगा। और नियमित जनगणना की बात होगी, तो वहाँ पे लॉर्ड रिपन साहब का जिक्र होगा। यहाँ से देखिए, प्रश्न बन सकता है।
अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से लॉर्ड कैनिंग बहुत ही महत्वपूर्ण जो है कि इनसे प्रश्न अनिवार्य रूप से बनना तय है। यहाँ से देखिए, भारत का प्रथम वायसराय, तो भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग थे। और कैनिंग के कार्यकाल में 1857 की क्रांति हुई थी। तो देखिए, ये प्रश्न बन सकता है, इसको हम लोग इम्पोर्टेंट कर लेंगे कि 1857 की क्रांति किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुई थी? तो वो थे हमारे लॉर्ड कैनिंग साहब। और यहाँ से देखिए, लॉर्ड कैनिंग के समय में 1857 की 57 में तीनों प्रेसिडेंसी यानी कि कलकत्ता, मद्रास और बम्बई में एक एक जो है कि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। तो ये भी प्रश्न बन सकता है कि तीनों प्रेसिडेंसी कलकत्ता, मद्रास और बम्बई में एक एक विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था, तो यह किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में? तो वो थे हमारे लॉर्ड कैनिंग साहब। अब यहाँ से देखिए प्रश्न बनेगा, कैनिंग के समय में 1861 में उच्च न्यायालय अधिनियम बनाया गया था, तो ये भी प्रश्न बन सकता है। और देखिए, कैनिंग के समय में ही कलकत्ता, मद्रास और बम्बई में एक एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। और देखिए यहाँ से नोट में यहाँ पे क्या है, 1866 में आगरा में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, जिसे 1875 में अब इलाहाबाद में जो है कि स्थानांतरित किया गया है। यानी कि 1866 में ही आगरा में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, जिसे 1875 में इलाहाबाद में स्थानांतरित कर दिया गया था। यहाँ से देखिए, कैनिंग के समय में ही 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू हुआ था। तो ये प्रश्न बन सकता है कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ था? तो ये थे हमारे कैनिंग साहब। ठीक है। भारत में पहला कानूनी विधवा विवाह तो कलकत्ता में और 7 दिसंबर 1856 को ईश्वर चंद्र विद्यासागर की प्रेरणा और देखरेख में ये जो है कि संपन्न हुआ था। भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया था। तो ये भी प्रश्न बन सकता है कि मुगल सम्राट के पद को किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में समाप्त कर दिया गया था? तो ये थे हमारे जो है कि लॉर्ड कैनिंग साहब। ठीक है। और देखिएगा यहाँ से 1861 इंडिया काउंसिल एक्ट पारित हुआ था। तो ये प्रश्न बन सकता है कि जो 1861 का इंडिया काउंसिल एक्ट पारित हुआ था, यह किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ था? तो ये जो है कि कैनिंग साहब थे, लॉर्ड कैनिंग साहब। और यहाँ से फ्रेंड्स देखिए, पोर्टफोलियो प्रणाली इन्हीं के कार्यकाल में लागू हुई थी। अब देखिए, लॉर्ड नॉर्थब्रुक का कार्यकाल देखिए 1872 से 1876। और लॉर्ड नॉर्थब्रुक के कार्यकाल में बंगाल में भयानक जो है कि अकाल पड़ा था। तो ये प्रश्न बन सकता है कि बंगाल में भयानक अकाल किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पड़ा था? तो ये थे हमारे नॉर्थब्रुक। अब यहाँ से देखिए, पंजाब में कूका आंदोलन नॉर्थब्रुक के कार्यकाल में हुआ था। यानी कि ये प्रश्न बन सकता है कि कूका आंदोलन किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ था? तो नॉर्थब्रुक के कार्यकाल में। और यहाँ से देखिए, लॉर्ड नॉर्थब्रुक के कार्यकाल में स्वेज नहर खुल जाने से भारत एवं ब्रिटेन के बीच व्यापार में वृद्धि हुई थी। तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि स्वेज नहर किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में जो है कि खुली थी, जिससे भारत एवं ब्रिटेन के बीच व्यापार में वृद्धि हुई थी? तो वो थे हमारे लॉर्ड नॉर्थब्रुक के कार्यकाल में। अब देखिए फ्रेंड्स, लॉर्ड लिंटन का कार्यकाल देखिए 4 साल तक चला था, 1876 से 1880। देखिए, लॉर्ड लिंटन एक प्रसिद्ध उपन्यासकार, निबंध लेखक एवं साहित्यकार था। इसके समय में बम्बई, मद्रास, हैदराबाद और पंजाब में जो है कि भयानक अकाल पड़ा था। यानी कि ये प्रश्न बन सकता है कि बम्बई, मद्रास, हैदराबाद, पंजाब में भयानक अकाल पड़ा था किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में? तो लॉर्ड लिंटन के कार्यकाल में। यहाँ से देखिए 1878 में, यानी कि 1878 में लॉर्ड लिंटन ने अकाल आयोग की नियुक्ति की थी। तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि अकाल आयोग की नियुक्ति किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में जो है कि नियुक्त किया गया था अकाल आयोग? तो यहाँ से लॉर्ड लिंटन के कार्यकाल में। अब देखिए, यहाँ से लॉर्ड लिंटन के कार्यकाल में ही 1 जनवरी 1877 को ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को केसर ए हिंद की उपाधि से सम्मानित करने के लिए दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। तो ये भी प्रश्न बन सकता है कि ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को केसर ए हिंद की उपाधि किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में? तो वो थे हमारे लॉर्ड
लिंटन के कार्यकाल में। अब देखिए 1878 में लिंटन ने भारतीय समाचार पत्र अधिनियम वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित कर भारतीय समाचार पत्रों पर कठोर प्रतिबंध लगाया था। तो ये प्रश्न बन सकता है कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पारित हुआ था, जिसपे जो है कि पत्रों एवं भारतीय समाचार पत्रों पर कठोर प्रतिबंध लगाया गया था। तो किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में? तो लॉर्ड लिंटन के कार्यकाल में। अब देखिए यहाँ से प्रश्न बनेगा, लिंटन ने अलीगढ़ में मुस्लिम एंग्लो प्राच्य महाविद्यालय की स्थापना की थी। तो यहाँ से भी प्रश्न बनेगा। और देखिए लॉर्ड रीपन के कार्यकाल कितना था? तो 1880 से 1884। यहाँ से देखिए 1882 में रीपन ने 1878 के वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया गया था। तो लिंटन के कार्यकाल में ये पारित हुआ था और रीपन के कार्यकाल में इसको जो है कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया गया था। और रीपन के कार्यकाल में ही 1881 में नियमित जनगणना हुई थी। यहाँ से प्रश्न बन सकता है। और यहाँ से देखिए लॉर्ड डफरिन का कार्यकाल देखिए 1884 से 1888। इसके समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना क्या थी? तो लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? तो 28 दिसंबर 1885 को बम्बई में हुई थी। और जिसके जो है कि किसके नेतृत्व में? तो A.O. ह्यूम के नेतृत्व में। ये भी प्रश्न आपके TRE 3.0 PRT में प्रश्न पूछा गया था। अब देखिए यहाँ से लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल देखिए 1899 से 1905। यहाँ से देखिए कर्जन के भारत विरोधी कार्यों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य क्या था? 1905 में बंगाल का विभाजन। तो बंगाल का विभाजन किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ था? तो लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में हुआ था। अब देखिए यहाँ से लॉर्ड मिंटो प्रथम के बारे में आपने ऊपर पढ़ा था। ये द्वितीय हैं, कंफ्यूज नहीं होंगे। 1905 से 1910 इनका कार्यकाल था। और इनके कार्यकाल में ही आगा खां एवं सलीम उल्लाह खां के द्वारा ढाका में 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। तो ये प्रश्न बन सकता है कि मुस्लिम लीग की जो है कि स्थापना जो है कि किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुई थी? तो ये थे हमारे जो है कि लॉर्ड मिंटो द्वितीय के कार्यकाल में। और देखिएगा यहाँ से 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ था। तो कांग्रेस का विभाजन जो है कि किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में? तो लॉर्ड मिंटो द्वितीय। अब यहाँ से देखिए, और सूरत अधिवेशन, कांग्रेस का जो सूरत अधिवेशन था इसके अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर रास बिहारी घोष थे। मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 के द्वारा किया गया था। तो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में? तो यहाँ से लॉर्ड मिंटो इनका नाम भी है, ठीक। इन्हीं के नाम पे ये अधिनियम पारित किया गया था। और यहाँ से आ जाता है लॉर्ड रीपन। देखिए यहाँ से ये हो गया था आपका, लॉर्ड मिंटो तक हो गया था। और यहाँ से देखिए लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। देखिए ये यहाँ से भी प्रश्न बना था। यहाँ से देखिए इसके समय में ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम थे। तो जॉर्ज पंचम जो है कि ब्रिटेन के राजा थे। तो उस समय गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय थे। 12 दिसंबर 1911 में दिल्ली में एक भव्य दरबार का आयोजन किया गया था। इसी दरबार में बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा की गई थी। भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई थी। तो यहाँ से देखिए प्रश्न बन सकता है कि बंगाल विभाजन को जो है कि किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में रद्द कर दिया गया था। तो यहाँ से देखिए ये PRT में प्रश्न आपके TRE 3.0 में बना था। तो यहाँ से बिल्कुल फ्रेंड्स आपके जो है कि एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। और यहाँ से देखिएगा ये भी प्रश्न बन सकता है कि किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में जो है कि भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई थी। तो वो थे हमारे लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय जी। अब देखिए ये भी प्रश्न बन सकता है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में भारत लौटे थे? तो ये थे हमारे लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। और कब लौटे थे? तो यहाँ से देखिए 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत को लौटे थे। और यहीं से लौटकर जो है कि महत्वपूर्ण आंदोलन भी किए थे। यहाँ से देखिए 1912 में दिल्ली भारत की राजधानी
बनी थी। तो ये भी प्रश्न बन सकता है कि किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में जो है कि दिल्ली भारत की राजधानी बनी थी। तो ये थे हमारे लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। देखिए लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय महत्वपूर्ण है और 23 दिसंबर 1912 को लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय पर दिल्ली में बम फेंका गया था। इस कांड में बाल मुकुंद को फांसी की सजा सुनाई गई थी। और यहाँ से देखिए लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के कार्यकाल में ही 28 जुलाई 1914 को प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था। तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि प्रथम विश्व युद्ध किस गवर्नर जनरल के जो है कि कार्यकाल में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था। तो ये थे हमारे लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। इसी के शासनकाल में फिरोज शाह मेहता बम्बे जो है कि क्रॉनिकल का प्रकाशन किए थे। और यहाँ से गणेश शंकर विद्यार्थी ये प्रताप का जो है कि स्थापना किए थे। अब देखिए 1916 में लॉर्ड हार्डिंग को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का कुलाधिपति नियुक्त किया गया था। अब देखिए यहाँ से आते हैं आपके लॉर्ड डफरिन जी। देखिए 1884 से 1888, देखिए इसी के समय में तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था। तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में। तो लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में। और देखिए इसी के समय में ही 28 दिसंबर 1885 को बम्बई में A.O. ह्यूम के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में। तो लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में। और यहाँ से देखिए प्रश्न बन सकता है, देखिए लॉर्ड चैम्सफोर्ड। देखिए लॉर्ड चैम्सफोर्ड 1916 से 1921 तक थे। और यहाँ से देखिए लॉर्ड चैम्सफोर्ड के कार्यकाल में ही कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन 1916 में कांग्रेस एकजुट हो गया था और कांग्रेस का मुस्लिम लीग के साथ समझौता हुआ था। तो यहाँ से देखिए प्रश्न बन सकता है कि कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन 1916 जिसमें कांग्रेस का जो है कि मुस्लिम लीग के साथ समझौता हुआ था, यह किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ था। तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड के कार्यकाल में। 1916 में पूना में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। तो पूना में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में। तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड के कार्यकाल में। इसके कार्यकाल में 1917 में शिक्षा पर सैडलर आयोग का गठन हुआ था। यह भी प्रश्न बन सकता है कि सैडलर आयोग का गठन किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ था। तो ये थे हमारे लॉर्ड चैम्सफोर्ड। अब देखिए फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ेंगे। 20 अगस्त 1917 के सुधारों की घोषणा को मॉन्टेग्यू घोषणा के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ से ये भी प्रश्न बन सकता है कि मॉन्टेग्यू घोषणा किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में। तो ये थे फ्रेंड्स लॉर्ड चैम्सफोर्ड। अब देखिए फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ेंगे। रॉलेट एक्ट का किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में। तो देखिए इसी के समय में रॉलेट एक्ट 1916 पारित हुआ था। लॉर्ड चैम्सफोर्ड के कार्यकाल में ही जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है, देखिए मॉन्टेग्यू की घोषणा, रॉलेट एक्ट की घोषणा और देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये जो है कि तीनों घटनाएं जो महत्वपूर्ण हैं, ये जो है कि लॉर्ड चैम्सफोर्ड के कार्यकाल में ही हुई थी। और देखिए खिलाफत आंदोलन एवं गांधी जी का असहयोग आंदोलन लॉर्ड चैम्सफोर्ड के काल में ही हुआ था। तो यहाँ से देखिए असहयोग आंदोलन किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में और खिलाफत आंदोलन किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में। तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड के कार्यकाल में। तृतीय अफगान युद्ध इसी के काल में यानी कि लॉर्ड चैम्सफोर्ड के कार्यकाल में ही हुआ था। यहाँ से देखिए लॉर्ड रीडिंग का जो है कि यहाँ से कार्यकाल आ जाता है 1921 से 1926। 1921 मोपला विद्रोह हुआ था, यानी कि मोपला विद्रोह किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में। तो लॉर्ड रीडिंग के कार्यकाल में। और 1921 में एम.एन. राय द्वारा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन। तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि एम.एन. राय ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में किया था। तो लॉर्ड रीडिंग के कार्यकाल में। और चौरी चौरा जो है कि जो घटना हुआ था आपके उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में और 5 फरवरी 1922 को, यह किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में। तो लॉर्ड रीडिंग के कार्यकाल में। और देखिए इसी घटना के बाद गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन वापस लिया था। किस घटना के बाद जो है कि महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन को वापस लिए थे। तो वो था हमारा चौरी चौरा हत्याकांड 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में। और यहाँ से देखिए प्रश्न महत्वपूर्ण बन सकता है। इसके कार्यकाल में भारत में 1922 में इलाहाबाद में सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत की गई थी। तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि इलाहाबाद में सिविल सेवा की परीक्षा किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में। तो ये थे हमारे जो है कि ये थे हमारे
लॉर्ड रीडिंग साहब। अब देखिए 1923 में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने इलाहाबाद में कांग्रेस के अंतर्गत स्वराज पार्टी की स्थापना। तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि स्वराज पार्टी की स्थापना किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में, तो लॉर्ड रीडिंग के कार्यकाल में। 1923 में चुनाव में स्वराज पार्टी को मध्य प्रांत एवं बंगाल में पूर्ण बहुमत मिला था। 1925 में प्रसिद्ध आर्य समाजवादी राष्ट्रवादी नेता स्वामी श्रद्धानंद की हत्या कर दी गई थी। तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि आर्य समाजी राष्ट्रवादी नेता स्वामी श्रद्धानंद की हत्या किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में, तो लॉर्ड रीडिंग के कार्यकाल में। अब देखिए यहाँ से लॉर्ड इरविन, तो यहाँ से भी प्रश्न देखिए, इतने में से आपने देख लिया टीआरई 3.0 में लगभग 5 या 6 प्रश्न आपको देखने को मिले हैं। और यहाँ से देखिए लॉर्ड इरविन का कार्यकाल 1926 से 1931। यहाँ से देखिए प्रश्न बन सकता है। देखिए 12 नवंबर 1930 में लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था। तो यहाँ से देखिए प्रश्न बन सकता है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो लंदन में कब हुआ था, तो 12 नवंबर 1930 को, और जिसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। और लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में ही ये घटना हुई थी, प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था। और 4 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किया गया था और साथ ही सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था। तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को किसके गवर्नर जनरल के कार्यकाल में स्थगित किया गया था, तो लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में। अब देखिए यहाँ से सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी 5 मई 1930 को गिरफ्तार कर लिए गए थे। और यहाँ से 25 जनवरी 1931 को वायसराय इरविन बिना कोई शर्त के उन्हें रिहा कर दिया था। 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। तो यहाँ से देखिए प्रश्न बन सकता है कि पूर्ण स्वराज का लक्ष्य जो है कि कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में किया गया था, यह किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में, तो ये थे हमारे लॉर्ड इरविन साहब थे। लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में ही साइमन कमीशन का गठन भी हुआ था, ये भी महत्वपूर्ण घटना है। और यहाँ से देखिए लाहौर जेल में जतिन दास ने 13 जुलाई 1929 को भूख हड़ताल शुरू की। वह भूख हड़ताल के 64वें दिन 13 सितंबर 1929 को जतिन दास की मृत्यु हो गई थी। तो यहाँ से प्रश्न बनेगा। और देखिए लाला लाजपत राय की मृत्यु किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में, तो ये थे हमारे लॉर्ड इरविन साहब। और साइमन कमीशन का जब विरोध कर रहे थे लाला लाजपत राय, तो इसमें जो है कि लाठियों की चोट से जो है कि उनकी मौत भी हो गई थी। और देखिए यहाँ से चरमपंथियों द्वारा जो है कि दिल्ली के असेंबली हाल में 1929 में बम फेंका गया था। और यहाँ से 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन कहाँ पहुँच गया था, तो बम्बई पहुँच गया था। यहाँ से प्रश्न बन सकता है। देखिए लॉर्ड वेलिंगटन का कार्यकाल देखिए कहाँ तक है, 1931 से 1936। इसके समय में लंदन में 7 सितंबर से 1 दिसंबर तक 1931 तक द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ था। तो देखिए लॉर्ड वेलिंगटन के कार्यकाल में ही द्वितीय गोलमेज सम्मेलन और तृतीय गोलमेज सम्मेलन लॉर्ड वेलिंगटन के कार्यकाल में ही हो गया था। और प्रथम गोलमेज सम्मेलन लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में हुआ था। तो ये तीनों गोलमेज सम्मेलन आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण है। और इस सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग जो है कि लिया था, और पहले में कांग्रेस भाग नहीं लिया था। तो ये भी प्रश्न बन सकता है। और कांग्रेस का प्रतिनिधित्व जो है कि गांधी जी कर रहे थे। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जो है कि कांग्रेस ने भाग लिया था, और जिसके प्रतिनिधित्व कौन कर रहे थे, तो गांधी जी कर रहे थे। और यहाँ से देखिएगा दूसरे गोलमेज सम्मेलन की असफलता के बाद जो है कि गांधी जी 3 जनवरी 1932 को दोबारा सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर दिए थे। और इसी के काल में ही बिहार में 1934 में भयंकर भूकंप आया था। तो ये भी प्रश्न बन सकता है कि बिहार में भयंकर भूकंप किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में, तो लॉर्ड वेलिंगटन के कार्यकाल में। और भारत सरकार अधिनियम 1935 किसके कार्यकाल में पारित हुआ था, तो ये थे हमारे लॉर्ड वेलिंगटन। और यहाँ से देखिए पूना समझौता 24 दिसंबर 1932 किसके कार्यकाल में, तो लॉर्ड वेलिंगटन के कार्यकाल में। और यहाँ से देखिए लॉर्ड वेलिंगटन के जो है कि कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन 1915 में हिस्सा लिए थे। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता, तो कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे, तो सर सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा ने किया था। और तृतीय
गोलमेज सम्मेलन इसी के कार्यकाल में हुआ था। तो द्वितीय और तृतीय गोलमेज सम्मेलन ये जो है कि लॉर्ड वेलिंगटन के कार्यकाल में, और प्रथम गोलमेज सम्मेलन लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में। और देखिए लॉर्ड लिन लिथगो, देखिए यहाँ से लॉर्ड लिन लिथगो का कार्यकाल कितना था, तो 1936 से 1943। यहाँ से देखिए लॉर्ड लिन लिथगो के समय में पहली बार चुनाव कराए गए थे। तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि पहली बार चुनाव किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में कराए गए थे, तो लॉर्ड लिन लिथगो। और द्वितीय विश्व युद्ध किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में, तो 1 सितंबर 1939 को जो है कि लॉर्ड लिन लिथगो के कार्यकाल में ही द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था। और जो है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो है कि नई फॉरवर्ड ब्लॉक जो है कि नामक नई पार्टी बनाई गई थी किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में, तो लॉर्ड लिन लिथगो के कार्यकाल में। और 1 मई 1939 को सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। और देखिए यहाँ से मार्च 1940 में लीग के लाहौर अधिवेशन में पहली बार पाकिस्तान की मांग हुई थी। तो ये भी प्रश्न बन सकता है कि पहली बार पाकिस्तान की मांग जो है कि किस अधिवेशन में, तो लाहौर अधिवेशन में। कब, तो मार्च 1940 में। और पहली बार पाकिस्तान की मांग किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में, तो लॉर्ड लिन लिथगो के कार्यकाल में। और अगस्त प्रस्ताव जो है कि किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में, तो लॉर्ड लिन लिथगो के कार्यकाल में। देखिए 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव अंग्रेजों के द्वारा लाया गया था। और क्रिप्स मिशन, तो ये भी लॉर्ड लिथगो के कार्यकाल में ही भारत आया था। और देखिए कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने क्रिप्स प्रस्ताव को अस्वीकार किया था। तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि जो है कि किस प्रस्ताव को कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों अस्वीकार किए थे, तो वो था हमारा क्रिप्स प्रस्ताव। और देखिए 9 अगस्त 1942 को कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया था। तो यहाँ से ये भी प्रश्न बन सकता है कि भारत छोड़ो आंदोलन किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में जो है कि ये पारित हुआ था, तो ये थे हमारे लॉर्ड लिन लिथगो। और बंगाल में भयानक अकाल किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में, तो लॉर्ड लिन लिथगो के कार्यकाल में। कब हुआ था, 1943 में। अब देखिए लॉर्ड वेवेल साहब आ जाते हैं। और लॉर्ड वेवेल का कार्यकाल 1944 से 1947। 1945 में बनी क्लीमेंट एटली की अध्यक्षता वाली लेबर पार्टी की सरकार बनी थी। तो यहाँ से ये भी प्रश्न बन सकता है कि लेबर पार्टी की जो है कि सरकार बनी थी क्लीमेंट एटली की अध्यक्षता में, यह किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में संपन्न हुआ था, तो लॉर्ड वेवेल। इस लेबर पार्टी की सरकार का पहला काम भारत में आम चुनाव करवाना था। कैबिनेट मिशन भारत किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में आया था, तो 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया था, यह लॉर्ड वेवेल के कार्यकाल में। और इस मिशन के सदस्य कौन कौन थे, तो यहाँ से देखिए कैबिनेट मिशन 1946 के सदस्य कौन थे, तो स्टेफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और एबी एलेक्जेंडर, ये क्या थे, तो कैबिनेट मिशन 1946 के सदस्य थे। तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है। और यहाँ से देखिए फ्रेंड्स बहुत ही महत्वपूर्ण 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली लेबर पार्टी ने हाउस ऑफ कॉमन्स में यह घोषणा की कि जून 1948 तक प्रभु सत्ता भारतीयों के हाथ में सौंप दिया जाएगा। तो यहाँ से देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है। अब देखिए लॉर्ड माउंट बेटन, देखिए लॉर्ड माउंट बेटन ये जो है कि वायसराय थे मार्च 1947 से 1948, 1 साल तक थे। सत्ता हस्तांतरण के लिए 24 मार्च 1947 को भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंट बेटन को बनाया गया था। और यहाँ से देखिए भारत विभाजन शामिल था। तो 3 जून 1947 को माउंट बेटन योजना घोषित जिसमें भारत विभाजन शामिल था। तो भारत विभाजन किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में, तो लॉर्ड माउंट बेटन के कार्यकाल में। 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में इटली द्वारा भारतीय स्वतंत्रता विधेयक प्रस्तुत किया गया। और इसी विधेयक के अनुसार भारत और पाकिस्तान को 2 स्वतंत्र राष्ट्रों की घोषणा की गई थी। तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि 2 स्वतंत्र राष्ट्रों की घोषणा भारत और पाकिस्तान किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में जो है कि घोषणा की गई थी, तो ये थे हमारे लॉर्ड माउंट बेटन। और 15 अगस्त 1947 को जो है कि भारत स्वतंत्र हो गया था। और यहाँ से देखिए स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो स्वतंत्र जो है कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंट बेटन। और स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे,
तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। तो यहाँ से गवर्नर जनरल की आपकी सभी महत्वपूर्ण टॉपिक जो है कि कवर हो जाती है। आशा है कि इससे आपको पहले TRE 3.0 में 5 प्रश्न देखने को मिले थे और TRE 4.0 में इस जो है कि वीडियो से लगभग आपको 7 प्रश्न देखने को मिलेंगे। चाहे वो PRT हो, चाहे वो 6 to 8 हो, चाहे वो 9 to 10 हो, चाहे वो TGT हो, PGT हो, सभी के लिए ये क्लास महत्वपूर्ण है और यहाँ से प्रश्न बनना तय है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। और कृष्णा क्वेश्चन फैक्ट चैनल पे आप जो है कि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स हम लोग सिर्फ कंटेंट पे बात करते हैं और उस कंटेंट पे जो आपके एग्ज़ाम में सटीक आने की संभावना होती है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। जय हिंद।